गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ और चैप्टर का नाम है संसाधन यानी कि रिसोर्सेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका हर एक टॉपिक आपके लिए एक अच्छा काम करेगा एग्जाम में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, आइए हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधन, ये आखिर संसाधन क्या है। ठीक है, संसाधन यानी कि रिसोर्सेस है ना। संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स वर्ड से बना है और इसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन की यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखा है, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और अपने तरीके से मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल वे में यदि समझा जाए तो संसाधन मतलब हमारे आस पड़ोस या इस पृथ्वी पर उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है या पूरा कर रहा हो, वो एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, यानी वो हर एक छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु, कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकता को प्रेजेंट में या तो पूरा कर रहा है या तो निकट भविष्य में वो पूरा कर सकता है, तो वो एक प्रकार का संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अभी मैंने जो परिभाषा बतलाया वो बिल्कुल बहुत ही छोटा एक सिंपल वे में बतला रहा हूँ, इसका व्यापक तौर पे भी मैं बतलाता हूँ, लेकिन इस छोटी सी परिभाषा में बहुत तरह की थोड़ा बहुत खामियां भी है। पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि संसाधन किसको कह रहे हैं। तो हमने बताया आपको कि जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है वो एक प्रकार का संसाधन है। तो अभी हमें गर्मी लग रही है, मैं फैन को ऑन कर लिया, तो हमारी गर्मी को दूर करने के लिए जो जिस संसाधन का मैंने यूज किया, जिस साधन का यूज किया वो फैन है। तो फैन भी हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन है। मुझे सपोज दैट इधर कुछ लिखना है तो मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी? पेन की आवश्यकता होगी बच्चों, है ना। तो पेन भी एक प्रकार की संसाधन है। आप एक विद्यार्थी हो, आपके लिए भी सबसे आवश्यक चीजें क्या है? तो पुस्तकें हैं, है ना, बुक्स है, पेन है, और आज के जमाने में तो सबसे ज्यादा आपके लिए एंड्रॉइड मोबाइल है ना, इस कोविड-19 के दौर में। तो ये भी एक प्रकार का आपके लिए संसाधन है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसके नेगेटिव पॉइंट पे जाते हैं। अभी हमने परिभाषा में बताया था कि जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे वो एक प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे जरा हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव एग्जांपल्स की ओर जाते हैं कि एक यदि कोई शराबी व्यक्ति है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शराब। उस शराब भी उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है ना। तो क्या शराब भी एक प्रकार का रिसोर्स हो जाएगा? नहीं सर। एक जो ड्रग्स का काम करता है उसके लिए ड्रग्स जो है, इलीगल वर्क लोग जो करते हैं उनके लिए ड्रग्स जो है वो एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन ये एक पूर्ण संसाधन हम नहीं कह सकते हैं, इसको हम बेहतर संसाधन नहीं मान सकते हैं। छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसके व्यापक डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसको टच नहीं करो बेटा। प्रकृति में उपलब्ध हर एक वस्तु, यानी कि प्रकृति में उपलब्ध मेरा हर एक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो एवं हमारी आवश्यकताओं को क्या करता हो? पूरा करता हो या निकट भविष्य में वो पूरा कर सकता है। साथ ही साथ वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो मान्य भी होना चाहिए। हमारी इस धरा पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन हर चीज सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है, तो हम उन चीजों को संसाधन नहीं कह सकते हैं। शराब को हम संसाधन नहीं कह सकते, अफीम, ड्रग्स, कोकीन, जितने ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम संसाधन नहीं मानेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया है, आर्थिक रूप से सर्वमान्य हो, यानी कि उसका कुछ वैल्यू है ना। तो उन चीजों को हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, यानी कि रिसोर्सेस कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल तो आप खुद से बना सकते हो, जहां तक आप समझ सकते हो कि जो आपकी आवश्यकता, जो आपकी नीड को पूरा कर सके वो एक प्रकार का संसाधन है।
अब टच नहीं करिए। परिवहन, परिवहन साधन, मशीन एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है कुछ एग्जांपल्स हैं और इसके अलावा बुक्स में भी बहुत प्रकार के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि संसाधन के प्रकार। तो सबसे पहले संसाधन को कैटेगराइज जो किया गया है वो उत्पत्ति के आधार पर, है ना, ओरिजिन के बेसिस पे इसको बांटा गया है। और ये पहला हो गया जैव संसाधन, जिसको हम लोग बायोटिक इंग्लिश में कहेंगे, है ना, बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और दूसरा है अजैव यानी अबायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैव संसाधन वो संसाधन होगा जिसमें जीव विद्यमान हो। वैसे संसाधन को बड़ा ही सिंपल वे में इसकी परिभाषा को आप समझिए ना, कि वैसे संसाधन जिसमें जीव विद्यमान हो, यानी कि जिसमें प्राण विद्यमान हो, प्राण हो, लाइफ, समझ गए ना। तो वो कैसा संसाधन कहलाएंगे? जैव संसाधन। यानी हम मनुष्य भी एक प्रकार के जैव संसाधन है, पेड़ पौधे एक प्रकार के जैव संसाधन है, पशु पक्षी जितने जानवर हैं वो सभी के सभी एक जैव संसाधन में आएंगे, है ना। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जिनमें जस्ट अपोजिट, जिनमें प्राण विद्यमान ना हो, जिनमें लाइफ ना हो, वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, इसमें सारे निर्जीव वस्तु में आ जाएंगे। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, पुस्तक हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपका भवन हो गया, आपकी बाइक हो गई, ये सारी चीजें जो है आपका अजैव संसाधन में आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये है समाप्ति के आधार पर, है ना, कि समाप्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो रूप में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इस चीज से बिल्कुल भली भांति परिचित हैं, आप ये सारी टॉपिक को क्लास 8 में बिल्कुल पढ़े हैं, ज्योग्राफी में भी और साइंस में भी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप क्लास 10 के साइंस की बुक में भी इन चीजों को बिल्कुल पढ़ेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको रिन्यू किया जा सकता है ना। तो आइए अब हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर आते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन? वैसे संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, वैसे संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल में हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। एक बार मैं फिर से परिभाषा को दोहरा रहा हूं, ठीक है, कि वैसे संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल में, एक सर्टेन इंटरवल में हम उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा हम उसको जनरेट कर सकते हैं, वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे वन आ जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा जिसको हम रोज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रल एनर्जी, जल ऊर्जा, ठीक है, यानी जल विद्युत ऊर्जा जो आप देखते होंगे कि डैम्स वगैरह बना के जिससे पन बिजली जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आप मैथन में, पंचायत में आप देखते होंगे कि वहां से पानी, डैम से पानी को छोड़कर नीचे टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली जनरेट किया जाता है। एक बार वो बिजली समाप्त भी हो जाएगी तो हम दोबारा उस प्रोसेस को अपनाकर दोबारा उस बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है, जल विद्युत ऊर्जा जो है, वो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरा नवीकरणीय एक संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें नॉन लगा देंगे, नॉन रिन्यूएबल, है ना। ठीक जस्ट अपोजिट इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसे संसाधन जिसे एक बार जो, यानी एक बार समाप्त हो जाए तो उसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा तुरंत हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी निर्माण की प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के रूप में कैटेगराइज करेंगे, है ना। जैसे इसमें जितने भी खनिज होंगे, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, वो सभी के सभी जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरी
वर्गीकरण का आधार देखते हैं। और तीसरा जो संसाधन को बांटा गया है वो किस रूप में बांटा गया है बच्चों, तो स्वामित्व के आधार पर, है ना, पोजीशन के आधार पर। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, पर्सनल, बड़ा सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हो कि वैसे संसाधन जिसके ऊपर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार है। वैसा संसाधन जिसके ऊपर किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, तो वो कैसा संसाधन कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। समझ गया? जैसे आपका मकान आपके पिताजी या आपके दादा के नाम पे होगा या मम्मी के नाम पे होगा, तो वो आपके परिवार का व्यक्तिगत संसाधन है। आपसे जुड़ी हुई पाठ्य पुस्तकें, आपसे जुड़ी हुई मोबाइल, वो सारी चीजें जो है वो आपका व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। उस पर किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है ना। इसीलिए कभी कभी कोई और सामान आपके दोस्त या कोई चीज या फिर वैसे कोई थर्ड पर्सन आपकी चीजों को यूज करता है बगैर आपके परमिशन का, तो आप डायरेक्ट गुस्सा होकर बोलते हो क्या किसका है, तुम्हारा है क्या, है ना, ये मेरा है, तुम्हारे बाप का है क्या। कभी कभी आप लोग एंग्री मोड में ऐसा बातें भी कर लेते होंगे, है ना। तो वो सारे संसाधन जो है वो कैसा संसाधन कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। ओके। और दूसरा इसका जो रूप बांटा गया है वो है सामुदायिक, है ना, सामुदायिक, जिसके ऊपर वैसे संसाधन जिसके ऊपर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार ना हो, बल्कि उसके ऊपर किसी पूरे समुदाय का अधिकार हो। वैसे संसाधन जिसके ऊपर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो, है ना, उन संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में कोई पार्क होगा, तो किसी उस पार्क में क्या कोई खास से परिवार के ही लोग जाके वहां पे घूमते फिरते हैं क्या, या केवल उस पार्क में किसी खास परिवार के बच्चे जाके खेलते हैं क्या, नहीं ना। उसके उस पार्क के ऊपर पूरे उस समाज का, उस पूरे सोसाइटी का अधिकार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पार्क जो है वो एक सामुदायिक संसाधन है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, खेल का मैदान, पार्क, कब्रिस्तान, आज के जमाने में शमशान घाट, है ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सामुदायिक संसाधन है। ऐसा कभी आप लोग सुने हो कि कोई कब्रिस्तान है और उसमें किसी खास परिवार के लोगों का ही शव का अंत्येष्टि किया जा रहा है, उसको दफनाया जा रहा है, बाकी समुदाय के लोगों को वहां पर मना कर दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। या कोई शमशान घाट है, वहां पे किसी खास हिंदू परिवार के लोगों का ही अंतिम क्रिया किया जा रहा है, नहीं, उस समाज में, उस आस पड़ोस में रहने वाले सारे लोगों का वहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदिर, पार्क, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है ना। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। और फिर भी यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर हमारे नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप बेझिझक बातें कर सकते हो और किसी भी अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, है ना। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी भी देश की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है ना, किसी भी देश की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, राजनीतिक सीमा होती है। तो किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के भीतर, जैसे आप इंडिया देख रहे हो तो इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, है ना, जो भी हमारा क्षेत्र है, चाहे फिर अंडमान निकोबार का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो लक्षद्वीप का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में जो भी संसाधन पाया जाएगा उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, तो भारत सरकार का अधिकार होगा, है ना। तो इस प्रकार जो संसाधन पाए जाते हैं उन सभी को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको और चीज ऐड करना है कि किसी भी देश की जो राजनीतिक सीमा होती है उससे समुद्र तट में 19.2 किलोमीटर तक, ठीक है, 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र तक जो भी संसाधन पाया जाएगा वो सभी के सभी जो है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, यानी भारत का जो कोस्टल एरिया यदि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा कोस्टल एरिया है इस तरह से, तो यहाँ ये गुजरात से हमारा अरेबियन सी जो है वो टच कर रहा है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है,
तो ये हमारा जो बॉर्डर इलाका है यहाँ से 19.2 किलोमीटर, हर एरिया में 19.2 किलोमीटर है ना, 19.2 किलोमीटर के रेंज तक, और इस देश के भीतर पूरा जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी संसाधन है, सभी के सभी जो है वो एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, और अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब इसको समझने की बात है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। यहाँ हमने तो बताया कि यहाँ समुद्र के भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो हमारा पॉलिटिकल क्षेत्र है, यहाँ से 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र तक तो भाई राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन सपोज दैट यहाँ से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर समथिंग में यदि कोई संसाधन है तो उस पे किसका अधिकार होगा, है ना, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमा से, बढ़िया से समझेंगे आप लोग, किसी भी देश की राजनीतिक सीमा से समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाने वाले संसाधन पर किसी भी एक देश का स्वामित्व नहीं होता है। समझ गए ना, ऐसे सभी संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और इन सभी संसाधनों का यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का यदि हमें उपयोग करना है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का हमें परमिशन लेकर और उसके नियमानुसार ही हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब चौथा है आपका विकास के आधार पर, है ना, कि डेवलपमेंट के आधार पर हम संसाधन को कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये एक पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन और तीसरा है भंडार, है ना। तो मैं इन तीनों टॉपिक को अपने अगले वीडियोज में आपको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि वीडियोज का लेंथ जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको आज के क्लास को यहाँ पे स्टॉप करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक्स मैं अभी समझाया हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसके बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या रह गई हो तो आप बेझिझक हमसे बात करेंगे, और या तो फिर आप कमेंट करके भी किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो है जैक के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड वालों के बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी है, ये मुझे लगता है ना। और यदि आपको ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो आप काइंडली हमारे चैनल्स को संजीव WWTC को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारा जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रहा है। और मैं आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट्स का मैं वीडियोज बिल्कुल टॉपिक वाइज लेकर आ सकूं। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू। कितना तुम हिला के सारा चौपट कर दी, तुमको जिस चीज के लिए लाए थे ना। अरे पापा ये बार बार गिर नहीं रहा था, तुम इसको छोड़ देती ना तो कुछ नहीं होता। तुमको यहाँ बैठ, हम बैठे थे तो पूरा गिर रहा था। तुमको बैठना ही नहीं था, बेकार लाए तुमको।